बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 अच्छी खबरें हैं और 3 अच्छी खबरों में से एक का ताल्लुक वज़ीर आज़म इमरान खान से है। पिछले 2 दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान में मस्बत तब्दीली देखी गई है, लेकिन मीडिया खामोश है, उस पर कोई बात नहीं की गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपोजिशन की जानिब से इमरान खान में उस मस्बत तब्दीली का खैर मकदम किया गया है। दूसरी 2 अच्छी खबरें हैं, वो दोनों अच्छी खबरें माफिया पर बिजली बन के गिरी हैं और तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए 2 अच्छी खबरें लाने वाले जो हकीकी हीरो हैं उनका भी ना मीडिया पर जिक्र है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कहीं जिक्र किया जा रहा है। और आज एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि 7 दिन का जो लिमिट थी वो ख़त्म हो गई। आज अहलिया जस्टिस काजी फाइजा को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन नोटिस में क्या लिखा गया है, ये सारी तफसीलात इन खबरों की मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जो आखिरी खबर मैंने आपके साथ शेयर की है, नाज़रीन आपको याद होगा कि पिछले जुमे को जस्टिस काजी फाइसा के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया था और मुख्तसर फैसले में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि फैसला जारी होने के बाद FBI 7 रोज़ के अंदर अहलिया जस्टिस काजी फाइसा को, उनकी बेटी को और बेटे को नोटिस जारी करके लंदन प्रॉपर्टीज़ के मामलात पर जवाब मांगेगा और जवाब आने के बाद तीनों शख्सियात को पर्सनल हेयरिंग का मौका देने के बाद FBI का जो मुतलका ऑफिसर होगा, जो सरबराह होगा तहकीकाती टीम का, वो 60 रोज़ के अंदर अपना फैसला करेगा। तो पिछले जुमे से लेके आज के जुमे तक 7 रोज़ पूरे हो गए। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता जुमे को सुनाया था, सैटरडे के रोज़ जो है वो FBI को मौसूल हुआ था। तो आज FBI की जानिब से इस मामले पर अहलिया जस्टिस काजी फाइसा को अलग से नोटिस जारी किया गया है, जो प्रॉपर्टी 2004 में खरीदी गई थी और जो प्रॉपर्टीज़ 2013 से पहले खरीदी गई हैं, जिसमें अहलिया जस्टिस काजी फाइसा और उनका जो बेटा है एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं और तीसरी प्रॉपर्टी का अहलिया जस्टिस काजी फाइसा और उनकी बेटी की मलकियत है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ पर अलग अलग नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं और हमने कोशिश की है अपने ज़राए से ये जानने के लिए कि ये पता चलाया जाए कि कितने दिन में FBI की जानिब से इस सारे मामले पर जो है वो जवाब मांगा गया है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन ये बात जो है वो मुसद्दका है कि FBI की जानिब से आज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन नोटिस में सवाल पूछे गए हैं लंदन की तीनों प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, अहलिया साहिबा से भी, बेटे से भी और बेटी से भी, कि ये कैसे ख़रीदी गई, आपके पास उस वक्त पैसा कहाँ से आया और पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे भेजा गया। इस हवाले से तमाम सवालात पर जो है वो वजाहत मांगी गई है इन नोटिस में। और आपको ये भी बता देते हैं कि ये जब जवाब आ जाएंगे तो फिर 60 रोज़ के अंदर FBI का जो मुतलका ऑफिसर है उसको अपना फैसला करना होगा, लेकिन जवाब आने के बाद पर्सनल हेयरिंग का मौका भी दिया जाना है। और इससे पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि FBI ने यह मामला अपने स्पेशल डिपार्टमेंट को भिजवा दिया है और FBI के कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद को ये सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरियर के ज़रिए ये नोटिस भिजवाए गए हैं, ज़राए ने हमें बताया है। लेकिन चूँकि जस्टिस काजी फाइसा के ससुर का, अहलिया जस्टिस काजी फाइसा के वालिद साहब का, वालिद मोहतरम का गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हुआ था, इजाज़ खोसर साहब का 85 बरस उनकी उम्र थी, तो आज उनकी तदफीन जो है वो कराची के लिए उन्हें कराची ले जाया गया था। तो ज़रा ये बता रहे थे कि हो सकता है कि ये नोटिस आज के रोज़ जो है वो फ़रीक़ैन को मौसूल ना हो पाए, लेकिन FBI ने 7 रोज़ के अंदर नोटिस जारी करने की अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी कर दी है। अब आते हैं इमरान खान साहब की में जो मस्बत तब्दीली देखी गई गुज़िश्ता 2 रोज़ में। वज़ीर आज़म इमरान खान कल गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में आए, उन्होंने अपनी तकरीर की। 1 घंटे 27 मिनट पर मुश्तमिल उनका ये खिताब था, उनकी ये तकरीर थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन की जानिब से बड़ा मुतालबा किया जा रहा था कि इमरान खान जो है वो असम्बली में नहीं आते, बड़ी जमहूरियत की इमरान खान बात करते थे। लेकिन ये भी आपको बता देते हैं कि ये इमरान खान पर जो नून लीग तनकीद करती है, नून लीग के अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, वो भी असम्बलियों में इसी तरह से नहीं आते थे, ना सेनेट में ना कौमी असम्बली में गैर हाज़िर होते थे। अपोजिशन कहती रहती थी तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, लेकिन नवाज शरीफ अपनी मर्जी से ही आते थे। लेकिन मैं दाद दूंगा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2008 से लेके 2013 तक, तो पीपल्स पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो बाकायदगी के साथ कौमी असम्बली में आया करते थे और इस बात को अप्रिशिएट किया जाता था। इसी नवाज लीग की जानिब से जो आज इमरान खान के हवाले से बातें करते कि इमरान खान असम्बली में नहीं आते, तो अप्रिशिएट किया जाता। तो ये उन्हें दाद जो है वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को मेरिट पर ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब आए, उन्होंने अपना खिताब किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 घंटे 27 मिनट पर मुश्तमिल उनका खिताब था
اور پورے خطاب میں عمران خان نے اپنے جو سیاسی مخالفین تھے، جو اپوزیشن کے لوگ تھے، کسی کو بھی کوئی سخت الفاظ نہیں کہا، اور اپوزیشن کی جانب سے اس کو سراہا گیا کہ یہ ایک مثبت تبدیلی وزیر اعظم عمران خان کے رویے میں دیکھی گئی ہے جب وہ اسمبلی میں خطاب کرنے کے لیے آئے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ماضی کی حکومتوں میں جو ہوتا رہا، نواز شریف کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، اپنی تقریر میں وہ ساری چیزیں اپوزیشن کے سامنے رکھی، اور جو اپنے 2 سالہ دور میں جو فیصلے لیے گئے ہیں وہ بھی عوام کے بھی سامنے رکھے، اپوزیشن کے بھی سامنے رکھے۔ اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، کوئی ایگری بھی کر سکتا ہے، لیکن مثبت تبدیلی سے کسی نے اختلاف نہیں کیا بلکہ سراہا گیا۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان مظفر آباد گئے تھے، آزاد کشمیر میں گئے تھے، وہاں انہوں نے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی خطاب کیا اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی خطاب کیا۔ ایک تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ دیکھیں ہم کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ سے اٹھائیں گے۔ 5 اگست 2019 کا جو اقدام تھا مودی سرکار تھا، وہ کسی طرح سے بھی لیگل نہیں تھا۔ ظلم و ستم ڈھانے کے لیے، کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے مودی سرکار نے وہ اقدام اٹھایا تھا، لیکن ہم نے کشمیر کا یہ مسئلہ پوری دنیا میں اجاگر کیا، اقوام متحدہ میں اجاگر کیا۔ لیکن آگے چل کے عمران خان صاحب نے جو مثبت تبدیلی دیکھی گئی آج کے دن بھی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو لے کر چل رہے تھے، لیکن ہوا یوں کہ ایک صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں آزادی مارچ لے کر آ گئے، تو انہوں نے صاحب کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب جب تقریر کرتے تھے تو مولانا فضل الرحمان کو مولانا فضل الرحمان بھی نہیں کہتے تھے بلکہ مولانا ڈیزل انڈائریکٹلی یا کسی نہ کسی انداز سے کہتے تھے۔ تو یہ ایک اور مثبت تبدیلی 2 دن میں وزیر اعظم عمران خان کے رویے میں دیکھی گئی ہے۔ لیکن خان صاحب نے اس عزم کا بھی اظہار کیا، یہ بھی اعادہ کیا کہ آزاد کشمیر کو جو فنڈ دیے گئے ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے، کمی نہیں کی۔ اسی طرح سے گلگت بلتستان، بلوچستان اور فاٹا کے جو فاٹا کے جو علاقے خیبر پختونخوا میں شامل ہوئے ہیں ان کے فنڈز میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اب کیونکہ 5 اگست 2020 آنے والا ہے، مودی سرکار نے جو ایک کالا قانون بنایا، کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا، ہم اس سارے معاملے کو دوبارہ سے اجاگر کریں گے، انٹرنیشنل فورم پر دوبارہ سے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے۔ تو یہ بھی ایک اچھی چیز عمران خان صاحب کے خطاب میں دیکھی گئی۔ اب 2 جو بری خبریں ہیں، حکومت کے لیے اچھی خبریں ہیں لیکن مافیا کے لیے، آئل کمپنیوں کے لیے جس کے خلاف وزیر اعظم عمران خان نے ایکشن لیا کہ ملک میں جو پیٹرول کا بحران پیدا ہوا، پیٹرولیم مصنوعات کا بحران پیدا ہوا، ان کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ ایک میں غالباً زوم کمپنی تھی، ایک اٹک کمپنی تھی، تیسری کوئی اور کمپنی تھی، اور ان کے لائسنس منسوخ کرنے کا کہا گیا، اور ایف آئی اے کو یہ معاملہ بھجوایا گیا کہ سارے معاملے کی تحقیقات کریں۔ لیکن جب یہ حکم دے دیا وزیر اعظم عمران خان نے تو آئل کمپنیاں لاکھوں روپے کے وکیل کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئی۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ آئل کمپنیوں کو یہ درخواست جو عمران خان کے فیصلے کے خلاف، حکومت کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی، یہ مسترد کر دی گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حکومت کے پاس اختیار ہے آئل کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنے کا، اوگرا ریگولیٹر ہے، اور پیٹرولیم بحران پر حکومت تحقیقات کر سکتی ہے، عمران خان تحقیقات کرا سکتے ہیں، اور اگر عدالت اس میں کوئی فیصلہ دے گی تو یہ حکومت کے کام میں، ایگزیکٹو کے پالیسی میٹرز میں جو ہے وہ مداخلت ہوگی۔ یہ اچھی خبر آئی۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو آئل مافیا ہے، پیٹرولیم مافیا کا بڑے بڑے وکیل کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، اس کے سامنے ہیرو کون تھا؟ عمران خان صاحب کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق محمود کھوکر صاحب۔ انہوں نے بڑے ہی بہترین انداز میں اپنے مقدمے کی تیاری کی، بڑے زبردست انداز میں دلائل دیے کہ یہ میرٹ پر کیا گیا ہے، عوام کا استحصال کیا گیا، سستا پیٹرول تھا، عوام کو فراہم نہیں کیا گیا، ذخیرہ کر لیا گیا، اور عوام کا پیسہ لوٹا گیا اور عوام کا استحصال کیا گیا، اور ملک میں پیٹرول کا مصنوعی بحران پیدا کیا۔ عدالت نے کیونکہ تیاری اچھی تھی طارق محمود کھوکر صاحب کی، عدالت ان کی دلائل سے متفق ہوئی اور حکومت کا فتح ہوئی، اور آئل کمپنیاں جو وہاں پر گئی تھی کہ ہماری درخواست منظور کر لی جائے اور عمران خان کا فیصلہ جو کالعدم قرار دے دیا جائے، لیکن عدالت حکومت کے ساتھ گئی اور کہہ دیا کہ حکومت کے پاس ایسا اختیار ہے۔ اس سے پہلے جب شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی تھی تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا، عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سب کے خلاف کارروائی ہوگی، نیب میں ریفرنس بھیجا جائے گا، نیب خود بھی کارروائی کرے گا، ایف آئی اے بھی کارروائی کرے گا، ایف بی آر بھی کارروائی کرے گا، اسٹیٹ بینک بھی کارروائی کرے گا، اور سیکیورٹی ایکسچینج بھی کارروائی کرے گا۔ تو اس کے خلاف جو شوگر ملز مالکان تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے، وہاں پر بھی کروڑوں روپے فیسیں دے کر وکلا کیے گئے، مخدوم علی خان صاحب کو کیا گیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیا گیا، لیکن وہ تمام وکلا عمران خان کے حقیقی ہیرو اٹارنی جنرل خالد جاوید کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ تیاری کر کے گئے تھے، سب چیزیں دیکھ کر گئے تھے، اور تمام الزامات جو وکلا کی جانب سے یا شوگر مل ایسوسی ایشن کی جانب سے لگائے گئے تھے
कि ये तासुब की बुनियाद पर तहकीकात की गई हैं। चंद शुगर मिलों का ऑडिट किया गया है, सारी शुगर मिलों का नहीं किया गया, सिर्फ मुखालिफिन को टारगेट किया गया है। तो उन्होंने जाके अदालत के सामने एक एक बात रखी कि इसमें कोई तासुब नहीं है, कोई जानिबदारी नहीं है। इसमें इमरान खान के अपनी इत्तेहादी जमातों के लोग भी आए हैं, अपनी सियासी जमात के लोग भी आए हैं। जब अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो फिर सियासी निशानाबाजी या सियासी इंतकाम इसको कैसे कहा जा सकता है। ये इमरान खान साहब के दो हकीकी हीरो हैं, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक महमूद खोखर साहब। लेकिन ना मीडिया पर इनका जिक्र है किसी जगह पे, ना तहरीक इंसाफ के में अंदर किसी जगह पर जिक्र है। चंद लाख रुपए ये तनख्वाह लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा अवाम के लिए काम करते हैं, हुकूमत के लिए काम करते हैं। वो माफिया जो अवाम का इस्तेसाल करते हैं, अवाम का खून चूसते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा जीत के लाए और हकीकी मानों में अपना दोनों केसेस तैयार करके गए, क्योंकि केस का पता था, केस भी मजबूत था, जीत के आ गए। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी हीरो बनने की कोशिश करते हैं, इमरान खान के हीरो बनने की कोशिश करते हैं, इमरान खान को मिसगाइड करते हैं कि जी हम देखें सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत कर आए हैं, और जिन तीनों वज़रा ने कहा है कि हम मुकदमा हारे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन उन तीनों वज़रा को जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा कि जस्टिस कादी फाइजा के मुकदमे में हुकूमत केस हारी है, मैं उनको अप्रिशिएट भी करूँगा, वो तारीख़ के सही रुख पर ठहरे हैं। और तारीख़ जब मौरख जब तारीख़ लिखेगा तो इन तीनों लोगों को गलिबन, जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल थे, ज़रा ये बताते हैं असद उमर साहब शामिल थे, और उसके साथ साथ शाहिद बाबर अबान साहब शामिल थे, तो उनका नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि उन्होंने गलत बयानी इमरान खान के साथ नहीं की थी। अब देखें कि अगर वो जीत के जाते तो शायद उन्हें वज़ीर कानून दोबारा से बना दिया जाता, और मुझे कोई इतला नहीं है सोर्सेस से, लेकिन जिस तरह से आर्मी चीफ के मुकदमे में वो इस्तीफ़ा देकर आए थे, तो गालिबन चंद घंटे गुजरने के बाद या अगले दिन फ़रोग नसीम साहब को दोबारा से वज़ीर कानून बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि हफ्ता गुजर चुका है, वज़ीर कानून साबिक़ वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब को दोबारा से कलमदान नहीं सौंपा गया। तो ये बड़ी अच्छी एक मैंने डेवलपमेंट देखी कि ये दो हकीकी हीरो हैं, खालिद जावेद जो अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक महमूद खोखर साहब। इन्हें भी सराहा जाना चाहिए, तहरीक इंसाफ से भी, हुकूमत की जानिब से भी, और मीडिया पर भी, क्योंकि ये एक माफिया के खिलाफ दोनों लोग जो है वो खड़े हुए हैं। इससे पहले भी जब निगरान सेटअप था उसमें खालिद जावेद साहब भी जो है वो अटॉर्नी जनरल थे, नवाज शरीफ के दौर में भी तारिक महमूद खोखर साहब जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारियां सर अंजाम देते थे। दोनों शख्सियात की खूबी ये है कि अगर कोई लीगल ओपिनियन इमरान खान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, किसी मिनिस्टर की जानिब से मांगी जाएगी तो प्योरली जो प्रोफेशनल लीगल ओपिनियन होगी वही दी जाएगी। कोई लिप सर्विसेज की तरह यस बॉस नहीं करेंगे, जहाँ पर काम नहीं बनता होगा साफ बता देंगे, हुकूमत को भी, वज़रा को भी, इमरान खान को भी, चाहे उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन बात जो है वो सच करेंगे। थारो प्रोफेशनल ये दोनों लोग हैं, मैं इनको भी सलूट करता हूँ। और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आसिफ नज़ीर साहब से भी शुक्रिया करूँगा और दोस्तों से भी शिकवा करूँगा कि अभी तक उन्होंने मुझे डाइट प्लान नहीं भेजा, लेकिन उनके जो ताने मुझे दिए गए थे कि पेट निकल रहा है, मोटा हो रहा हूँ, वेट गेन कर रहा हूँ, तो मैंने अपना वर्कआउट बाकायदा शुरू कर दिया है, सख्त मैंने शुरू कर दी गई है। ये जो पसीने मेरे निकल रहे हैं ये गर्मी की वजह से नहीं है, अभी वर्कआउट करके आया हूँ। 5.5-6 किलोमीटर की रनिंग की है, उसके बाद बॉलिंग की है, बैट्समैन को बॉलिंग कराई है, और स्प्रिंट भी 2 लगा कर आया हूँ। तो अब कोशिश है, आपके तानों के बाद मैंने भरपूर कोशिश की है कि वेट जो है वो लॉस करना ही करना है। लेकिन इजाज़त चाहूँगा, अगली किसी वीडियो में नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा।